हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल, जहां पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है फॉर एएमयू ट्रिपल ई बीटेक प्रिपरेशन इन फॉर्म ऑफ पीवाईक्यूज, वीडियो सॉल्यूशंस एंड मच मोर। तो अगर आप बेस्ट फॉर्म में प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी एएमयू ट्रिपल ई बीटेक के लिए, तो ज्वाइन अवर कंप्लीट कोर्स, जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, लाइव डाउट सेशंस, डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल, रिवीजन लाइव कॉल्स, पीवाईक्यूज, पर्सनल गाइडेंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कंप्लीट एंड इन डेप्थ एनालिसिस, ये सारा कुछ इन आवर कंप्लीट कोर्स। अदरवाइज पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मिलेगा फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट, बिकॉज दिस इज मिशन एएमयू ट्रिपल ई 2024। These are our achievements, and set time bound goal is proud of its shining stars every year, and we are going for the offline batches as well. So set time bound goal, we teach, you achieve, call us to join our batch। एएमयू बीटेक मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज की सीरीज में आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, जहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के सभी पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो ईयर 2023-24 के पेपर में आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे गए, उससे पहले 5, उससे पहले 3, उससे पहले भी 5 क्वेश्चंस। तो लगातार कंसिस्टेंटली इसे 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एएमयू बीटेक मैथमेटिक्स। सो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। अब इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एएमयू बीटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो अब ये अवेलेबल है ₹499 में। तो make use of the best content that is available for AMU BTech. Now let's start solving. Question number 1 है, you have a blood test for a certain disease that occurs by chance in 1 in every 1 lakh people. The test is fairly reliable. If you have the disease, it will correctly say so with probability 0.95. If you do not have the disease, the test will wrongly say you do with probability 0.005. If the test says you do have the disease, the probability that this is a correct diagnosis is। तो यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी दैट डिजीज अकर्स, वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं 1/1 लाख पीपल। वो फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है, तो ये अपने पास फाइंड आउट हो गया। अब सिचुएशन क्या है कि दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो कि एक्चुअल में किसी को डिजीज हो, और दूसरा क्यू, यानी किसी को डिजीज न हो। तो अगर डिजीज है तो उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ए मतलब टेस्ट कराया गया और टेस्ट ने बोला कि हाँ आपको डिजीज है, उसका मतलब है ए। तो अगर आपको सच में डिजीज है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? गिवन 0.95। और अगर टेस्ट कराया गया और उसने बोला कि डिजीज नहीं है, बट एक्चुअल में आपको डिजीज था, यानी रॉन्ग रिजल्ट आया, वो सिर्फ 5% चांस है, क्योंकि 95% तो ये करेक्ट बता रहा है टेस्ट। अब सेकेंड केस क्या है कि यू डू नॉट हैव द डिजीज, बट टेस्ट गलत आ गया, उसके भी कुछ चांसेस है, हालांकि वो चांसेस बहुत कम है, 0.005 है। बाकी 99.5% पी ए डैश, वो आप देख सकते हो 0.995 है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो ये बिल्कुल बता रहा है कि टेस्ट काफ़ी एक्यूरेट तो है, बट कुछ चांसेस हैं कि गलत रिजल्ट भी आ जाए। तो अब पी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, 1 में से पी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो लोगों को डिजीज नहीं है, यानी 99,999 पीपल डू नॉट हैव चांस ऑफ हैविंग दिस डिजीज। तो वो क्यू की प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर टेस्ट ने बताया कि आपको डिजीज है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये करेक्ट डायग्नोसिस है। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि करेक्ट डायग्नोसिस के लिए ये वाला रूट हमें लेना पड़ेगा कि आपको डिजीज है, और फिर टेस्ट कराने पे पता चला कि हाँ डिजीज है। तो इसीलिए 1/1 लाख इंटू 0.95 किया, और डिनोमिनेटर में वो भी रखा, साथ साथ में जो एक गलत वाला केस है कि आपको डिजीज नहीं है फिर भी टेस्ट बता रहा है कि आपको डिजीज है, तो वो वाला पोर्शन भी यहाँ पे रख लिया। तो टोटल डिनोमिनेटर अपना आ गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.00189 ऐसे करके, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 0.002 राउंड ऑफ करने के बाद। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, बॉक्स ए कंटेन्स 30 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 एंड बॉक्स बी कंटेन्स 20 कार्ड्स नंबर्ड 31 to 50. A box is selected at random and a card is drawn from it. The number on the card is found to be a non-prime number. The probability that the card was drawn from box A is। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप सिचुएशन को ध्यान से समझ लो कि दो बॉक्सेस है, एक है बॉक्स ए और दूसरा है अपने पास बॉक्स बी। अब रैंडमली दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो हाफ हाफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर की तरफ आए या इधर की तरफ आए, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, और दोनों में 50-50% है। अगर बॉक्स ए की बात करें तो उसमें 30 कार्ड्स हैं 1 से लेके 30 तक। तो अगर उसमें बात करें नॉन प्राइम नंबर की, तो उसके लिए तो पहले लिस्ट डाउन करना पड़ेगा ना सभी नंबर्स को।
तो पूरा लिखना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 एंड देन 16 17, ऐसे करके हमें पूरा 30 तक लिखना पड़ेगा ताकि हम उसमें ऑब्जर्व कर पाए कि कौन सा प्राइम है, ठीक है। तो ये 23 हो गया, देन 24 25 26 27 और फिर अपने पास 28 29 एंड देन 30। ये बन गया बॉक्स ए की सिचुएशन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। बॉक्स बी में भी ऐसे ही आप देख लो, 31 से लेके 50 तक है, तो 31 32 33, फिर ऐसे ही 34 35 36, ठीक है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे गिनती लिखना पड़ गया, बिकॉज ये जल्दी जल्दी आप लिखोगे तभी आसानी से आपको फिगर आउट करने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं, अदरवाइज ऐसे कैसे गेस कर पाएंगे। तो ये हो गया 50 तक हमने लिख लिया लगभग इसको, 46 47 48 49 एंड देन 50। तो बॉक्स ए में अपने पास 30 कार्ड्स थे, बॉक्स बी में 20 कार्ड्स हैं, राइट। अब इसमें से अगर फिगर आउट करें कि वो नॉन प्राइम की बात कर रहा था ना, कि नॉन प्राइम नंबर हमें मिला है, तो नॉन प्राइम नंबर में अगर आप जाओ तो 1 है, फिर 4 भी नॉन प्राइम है, ठीक है, फिर अपने पास 6 भी नॉन प्राइम है, 8 भी नॉन प्राइम है, 9 भी नॉन प्राइम है, 10 भी है। तो सर्किल करते चल रहा हूँ, 12 है, 14 है, 15 है, फिर अपने पास 16 भी डिविजिबल होता है 2 वगैरह से, 18 भी है नॉन प्राइम, 20 भी नॉन प्राइम है, 21 भी नॉन प्राइम है, 22 भी नॉन प्राइम है, 23 तो प्राइम है, 24 भी, 25 भी, 26 भी, 27 भी, इवन 28 और फिर लास्ट में 30। तो अब कितने सर्किल्स किए आप देख लो, काउंट कर लोगे अगर, तो 2 4 6 3 9 2 11 3 14 14 और 4 18 और लास्ट में 2 20। तो टोटल मैं बोल सकता हूँ कि बॉक्स ए में अपने पास जो नॉन प्राइम है, ठीक है, नॉन प्राइम वो कितने कार्ड्स है, 20, नॉन प्राइम 20 कार्ड्स। ऐसे ही बॉक्स बी में जरा देख लेते हैं इस सिचुएशन को, 32 है नॉन प्राइम, 34 भी है, 35 भी है, 33 भी है, 36 भी नॉन प्राइम है, 37 प्राइम है, 38 और 39 फिर से नॉन प्राइम है, 40 भी अपने पास क्या है, प्राइम नहीं है, नॉन प्राइम है, 42 भी नॉन प्राइम है, 44 और 45 भी नॉन प्राइम है, 46 भी नॉन प्राइम है, और ऐसे करके 48 और 49 और 50 भी नॉन प्राइम है। तो आप देखो सिर्फ 31 37 41 43 और 47, ये पांच को छोड़ के बाकी सब सर्किल कर लिया। तो इसका मतलब बॉक्स बी की बात करें तो उसमें नॉन प्राइम कितने कार्ड्स हैं, उसमें नॉन प्राइम कार्ड्स हैं 15, है ना। अब ये इजिली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग बॉक्स ए की तरफ जा रहे हैं, बॉक्स बी की तरफ जा रहे हैं, दोनों साइड जा सकते हैं, राइट। दोनों सिचुएशन अकर कर सकता है। अगर हम यहाँ से चले तो ये ए का पाथ है, ये बी की तरफ जा रहा है रास्ता, तो ये हाफ प्रोबेबिलिटी इसकी, हाफ प्रोबेबिलिटी इसकी। अब ए की तरफ अगर जा रहे हैं तो नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये दोनों रास्ते अलग अलग है। तो अगर ए की तरफ जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम, ठीक है, इस नॉन प्राइम को मान लेते हैं कोई इवेंट है ई, ठीक है, ये नॉन प्राइम कोई ई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टोटल 20 नॉन प्राइम थे और टोटल 30 कार्ड्स थे, तो 2/3 हो गया। और इधर क्या है, उसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अगर इस रास्ते में फाइंड करें, यानी इस बॉक्स बी के तरफ से फाइंड करें, तो अपने पास 15 है नॉन प्राइम और टोटल कार्ड्स 20 थे, यानी 3/4 हो गया। तो वो पूछा क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, मतलब इस रास्ते से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो रास्ता है अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, तो ए बाई ई की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। यानी ई इवेंट तो घटित हो चुका है, नॉन प्राइम निकल चुका है, बट तब बॉक्स ए से निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब कि ए वाला रास्ता हमें चूज करना पड़ेगा, यानी 1/2 इंटू 2/3। बट टोटल दोनों रास्ते हो सकते थे ना, या तो ये होगा या फिर बी होगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में होगा 1/2 इंटू 2/3, और का मतलब प्लस साइन। अगर रास्ता हमने बी का चूज किया कि बी वाले बॉक्स से नॉन प्राइम निकला, तो वो होता 1/2 इंटू 3/4। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो अपने पास क्या आ जाएगा, अब देखो ये बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ओवरऑल आया 1/3 डिवाइडेड बाई अगेन 1/3 प्लस 3 बाई नीचे आ गया 8। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये ऊपर हम लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होगा 1/3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 24 हो गया एलसीएम। जो 3 और 8 है डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 9। तो ये 3 से 24 को मैं डिवाइड कर दूंगा, वो हो जाएगा 8। ये 8 सबसे ऊपर जाएगा तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 8 प्लस 9 मिला के क्या आ गया 17। तो 8/17 हमारा क्या हो गया राइट आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ E and F are two events such that P of E is 1/4 and P of F is 1/2 and probability of E and F is equal to 1/8 then probability not E and not F is। तो ये नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट से हो गया, यानी हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, बीच में एंड है मतलब इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये है ई डैश यानी ई कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि नॉट ई लिखा हुआ है और नॉट एफ है तो एफ डैश हो गया और बीच में एंड है इसलिए इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई यूनियन एफ और फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऊपर चला जाएगा। करेक्ट और नॉट? तो दैट इज वाई अब हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल लेते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि आप वन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये देखो आप सिर्फ और सिर्फ पी ई यूनियन एफ निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि यही चीज है जो गिवन है। तो बस आंसर में हम लोग को ये सारे वैल्यूज ई यूनियन एफ में रखना है। ये 1/4 ये 1/2 माइनस 1/8 एलसीएम हो जाएगा अपने पास 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस। तो 6 - 1 5/8 हो गया। यहाँ पे ले जाके सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 1 - 5/8 अपने पास क्या आ गया 3/8 एंड दैट इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अ पर्सन थ्रोज 2 fair dice, he wins ₹15 for throwing a doublet, wins ₹12 when the thrown result is sum of 9 and loses ₹6 for any other outcome on the throw, then the expected gain or loss of person is। तो पहले तो दो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस में आउटकम्स होंगे वो लिखना पड़ेगा। तो 1,1 1,2 1,3 फिर अपने पास 1,4 1,5 1,6 इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे लास्ट तक 6,6 तक। तो ये लास्ट तक हम लोगों ने लिख लिया 6,6 तक, ठीक है। ये सारी मतलब फर्स्ट और सेकंड पे क्या क्या आ सकता है वो सारी प्रोबेबिलिटीज है। अब इसमें जरा देखते हैं कि डबलेट का मतलब क्या, सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, आप देखो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, ये जो डायगोनल में है यहाँ पे दोनों डाइस के ऊपर क्या आ रहा है सेम, इसी को बोलते हैं डबलेट। तो अगर हम लोग एक टेबल बना लें यहाँ पे विन के लिए और उसी के नीचे प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी ठीक है। तो 15 रुपीज कब विन करेगा, फिर 12 रुपीज ये पॉजिटिव ले रहा हूँ विन के लिए और लूज के लिए निगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो लूज कर रहा है ₹6 तो -6 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। विन और बेसिकली लॉस दोनों यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया। तो 15 रुपीज जीतने के लिए क्या चाहिए डबलेट, और डबलेट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल आप सैंपल स्पेस अगर देखो तो इसमें 36 एलिमेंट्स है या 36 आउटकम्स है, लेकिन सिर्फ 6 में डबलेट आ रहा है, यानी 6/36 हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। सिर्फ 6 चांसेस है जहां पे डबलेट आ सकता है, तो ये हो गया 6/36। ऐसे +12 का मतलब क्या है कि सम जो है 9 आना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा, आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स में 9 आ सकता है, 3 और 6 मिला के 9 आ सकता है, ठीक है। अब 3 और 6 है तो 6 और 3 भी आ गया उसमें, फिर 5 और 4 ये मिला के 9 आ सकता है, तो इसका मतलब 4 और 5 मिला के भी आ सकता है 9। और सोचो आप और कहाँ पे आ सकता है 9, 2 और 6 मिला के तो 9 कभी नहीं आ सकता। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं बस। तो इसीलिए 4 पॉसिबिलिटीज का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/36, है कि नहीं। तो 4/36 लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया 4/36 और बाकी ये 6 और 4 10 के अलावा जितना बच गया यानी 26, उन सभी में तो 6 रुपया हारेगा ही। तो 26/36 हो गया। अब एक्सपेक्टेड गेन निकालना है तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। सो एक्सपेक्टेड
गेन और लॉस वो तो अब कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। 15 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 6/36, फिर प्लस 12 इंटू 4/36 और फिर माइनस 6 इंटू 26/36। ऐसे हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 6 से डिवाइड होकर 6 हो गया। यहाँ पे भी ये हम लोग 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया और ये नीचे 6 हो गया, और यहाँ पे भी ये 6 कैंसिल करके यहाँ नीचे 6 लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या ओवरऑल, यहाँ 15 बचा, वहाँ 2 इंटू 4 8 बचा, और यहाँ पे सिर्फ 26 बचा, और डिनोमिनेटर में हर जगह पे 6 है। तो 15 और 8 मिला के 23 हो गया। 23 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ गया, -3। तो -3/6 कितना हो गया, -½ इसका मतलब माइनस ये शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है कितने का, 1/2 का। तो फर्स्ट ऑप्शन 1/2 गेन लिखा है वो करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन इज द राइट वन, जहाँ पे 1/2 लॉस लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स इट कंटेन्स ऑल 4 किंग्स इज। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स ऑल 4 किंग्स इज। तो ये कहा जा रहा है कि टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 7 कार्ड्स को ड्रॉ किया गया। अब उन 7 कार्ड्स में सभी के सभी 4 किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप एक बात बताओ, 52 कार्ड्स है टोटल, राइट? इस 52 कार्ड में से टोटल 4 कार्ड्स तो किंग के होते ही हैं, तो इसका मतलब बाकी के जो बच गए 48 कार्ड्स, राइट और नॉट, वो सारे क्या है, नॉन किंग कार्ड्स, वो किंग वाले कार्ड्स नहीं है, 48 अदर कार्ड्स। लेकिन हमें सेलेक्ट कितना करना है, 7, और उसमें चाहिए ऑल 4 किंग्स। तो इसका मतलब ये तो सेलेक्ट करना ही है, 4 में से 4 4C4, 4 में से 4 सेलेक्ट करना ही है। लेकिन जो बाकी के 48 है उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, सिर्फ बाकी के 3, कोई भी 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 4 तो आने ही चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि अगर टोटल ऑप्शंस हमें दिया जाता, जबकि हमें टोटल अगर कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि 4 किंग ही चाहिए, तो टोटल सिंपल सा सिचुएशन क्या होता है कि हमें 52 में से 7 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो वो हम लोग लिखते कितना, 52C7। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, बट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि 4 यहां से लेना पड़ेगा एंड बाकी के बचे हुए 48, तो ये एंड की वजह से यहाँ पे इंटू आ गया। तो प्रोबेबिलिटी अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, 48C3, बिकॉज ये 4C4 का वैल्यू 1 होता है। 4 में से 4 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब जो वेज है वो तो एक ही है ना, तो ये जो वैल्यू है ये ओवरऑल इतना ही आएगा 48C3। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ, दैट डिवाइडेड बाई जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो 52C7। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 3 45 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल, एंड दैट डिवाइडेड बाई अपने पास क्या होगा 52 फैक्टोरियल, एंड दैट डिवाइडेड बाई हो जाएगा 52 माइनस 7 45 फैक्टोरियल एंड देन 7 फैक्टोरियल। तो आप देखो स्ट्रेट अवे ये 45 फैक्टोरियल 45 फैक्टोरियल तो कैंसिल अवे हो गए, ये जो है ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, ये जो 7 फैक्टोरियल है ऊपर जाएगा, तो उसको लिख लेंगे 48 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो बचेगा 52 फैक्टोरियल। उस 52 को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 52 51 50 49 और फिर 48 फैक्टोरियल पे लाके रोक लूंगा, एंड देन एक 3 फैक्टोरियल था वो भी बच गया, वो लिख लेता हूँ। तो ओवरऑल आप देखो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। आप देखो ये 7 है, डिवाइड करेगा 49 को 7 बचेगा, ये 5 है, ये यहाँ पे डिवाइड करेगा इसको 10 बच जाएगा, करेक्ट। अब देखो आप ध्यान से, ये 6 है, ये 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 52 को काट के 26 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये 4 है, ये 4 एक बार मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, और यहाँ पे इसको काट के 5 लिख लेता हूँ, फिर वो 2 भी कैंसिल कर देता हूँ, इसको 13 लिख लेता हूँ, राइट। और एक जो 3 बचा है उससे ये 51 कैंसिल करके 17 लिख लेता हूँ। अब देखो न्यूमरेटर से सारा चीज गायब हो गया, कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ 1 बचता है, और नीचे इतने सारे टर्म बचते हैं 13 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 7। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा
और वो बड़ा सा नंबर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना 1/7735। तो ये ऊपर तो 1 रहेगा ही, नीचे आ जाएगा 7735। तो राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर द एमयू बीटेक प्रिपरेशन। सो बेस्ट कंटेंट के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए डू ज्वाइन आवर कंप्लीट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज दैट इट इज 9-7 अगेंस्ट अ पर्सन ए who is now 35 years of age, living till he is 65, and 3-2 against a person B, now 45, living till he is 75. The chance that at least one of them will be alive 30 years hence is. तो मान लेते हैं probability of person A being alive for 65 years, that is given by 7/16. क्योंकि 9-7 अगेंस्ट पर्सन है, तो इन सपोर्ट ऑफ पर्सन ए 7-9 होगा, यानी टोटल देखें तो 9 + 7 16, और उसमें 7 इन सपोर्ट ऑफ पर्सन ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर निकालें तो 3-2 अगेंस्ट पर्सन बी है, तो 2-3 इन फेवर होगा और 2/5 हो जाएगा। तो ये तो इन सपोर्ट है। तो अगर हम लोग ए डैश कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा अपने पास 9/16, और ये हो जाएगा पी बी डैश 3/5। अब यहाँ पे बोला गया है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 30 ईयर्स। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी ऑफ ए कम से कम एक अलाइव रहना चाहिए 30 ईयर्स तक। तो ए अगर हो रहा है तो मान लेते हैं कि बी नहीं हुआ, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि बी अलाइव रहते हैं 30 ईयर्स तक तो ए नहीं रहा, तो ए डैश। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलाइव रह जाए, पी ऑफ ए पी ऑफ बी, तो उसमें भी क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ दिस, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, तो इसलिए एक काउंट किया। ज्यादा से ज्यादा दो भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो बस वैल्यू पुट करना है 7/16, देन दिस इज 3/5, देन यहाँ पे 2/5 इंटू 9/16, देन यहाँ पे प्लस 7/16 एंड देन इंटू 2/5। तो 16 और 5 डिनोमिनेटर में हर जगह आ रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करें तो आ जाएगा 21 + 18 + 14 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5 80। तो यहाँ पे अपने पास 18 और 14 मिला के 32, 32 और 21 मिला के 53। सो 53/80, दैट इज आवर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट n बी अ 2-digit नेचुरल नंबर, इफ n इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2n-2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 2-digit नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से, फिर 11, 12, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 99। तो अभी कितने हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, पहले वो फाइंड कर ले। तो उसका तरीका है कि आप ये लास्ट वाले में से, इनिशियल 99 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, और +1 कर दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 90। दैट इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट कि कितने नंबर्स है टोटल। ये +1 लास्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस करने से 10 से लेके 99 तक तो आ जाता है, बट 10 से स्टार्ट किया तो 10 को इंक्लूड नहीं करता, तो उसको ऐड करने के लिए +1 करते हैं। ये 90 आ गया अपने पास, तो 90 अवेलेबल नंबर्स हैं 2 डिजिट। अब 2n-2 मल्टीपल ऑफ 3 के लिए पहले हम इसको जरा एक्सपैंड करके लिखते हैं एज 3-1 ताकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा दिखे। तो अगर हम लोग इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? NC0 3n -1 पे पावर 0 प्लस, फिर हो जाएगा अपने पास NC1 3 पे पावर 1 कम हो जाएगा, और -1 जो सेकेंड टर्म है बाइनोमियल का उस पे पावर 1 आ जाएगा। फिर अपने पास आएगा NC2, फिर 3 पे पावर n-2 हो जाएगा, और -1 पे पावर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन दिस विल कंटिन्यू। तो ये पूरा एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में -1 पे पावर n बचेगा बेसिकली, जब हम लोग NCN लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि NCN जब लिखेंगे तो 3 पे पावर n-n वो 0 हो चुका होगा, 3 पे पावर 0 1 हो चुका होगा, और लास्ट में ये -2 किया है तो वो -2 कर दिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो NC1 का वैल्यू होता है 1। अब ये हर जगह पे तो 3 प्रेजेंट रहेगा ही, n का जो भी वैल्यू है 3 तो हर जगह रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। बट जो लास्ट में ये -2 है, इसमें -1 कहीं से और चाहिए, तब जाके वो 3 हम लोग ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं, या बोल सकते हैं कि फैक्टर है या मल्टीपल है 3 का। तो उसके लिए यहाँ पे -1 बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो +1 हो गया तो -2 और +1 मिला के -1 हो जाएगा। अब ये -1 कब आएगा? जब n हमारा क्या होगा? ऑड होगा, n इज ऑड। तो -1 पे पावर n वो सिर्फ -1 तभी हो सकता है जब n का वैल्यू ऑड हो। n ऑड कितने होंगे?
n ऑड 90/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 नंबर्स हैं। अब उसमें से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। सो 45 आ गया। सो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मल्टीपल होने की, वो है 45/90, यानी 50% चांसेस है कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी 1/2। दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन्स 4 1 rupee coin, 2 25 पैसा coins and 5 10 पैसा coins. In how many ways can an amount not less than ₹1 be taken out from the bag? तो यहाँ पे अपने पास 1 rupees coin, फिर अपने पास 25 पैसा coins एंड देन 10 पैसा coins। ये अपने पास डिनोमिनेशंस प्रेजेंट है। 1 rupees वाले कितने हैं? 4। 25 पैसा वाले कितने हैं? 5, नॉट 5, 2 एक्चुअली, राइट। और 5 10 पैसा कॉइन्स, तो ये है अपने पास 5। लेस देन ₹1 की बात हो रही है, तो अगर हम लोग पहला केस रखें कि नो 1 rupees कॉइन सिलेक्टेड, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमें सारे ही कॉइन्स ये सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी ये 25 इंटू 2 मिला के 50 पैसा होगा, और ये 10 इंटू 5 मिला के 50 पैसा होगा। तो 50 पैसा प्लस 50 पैसा मिला के तभी 1 rupees बन पाएगा, राइट और नॉट? तो सारे ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वन वे इज देयर। नाउ अगर एटलीस्ट वन 1 rupees कॉइन सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन rupees कॉइन अगर ये सिलेक्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे? एक तो सिलेक्ट हो चुका है, बचा कितना? 3। तो 3 + 1, और बाकी 2 है तो वहां पे फिर 25 पैसा वाले कॉइन, तो 2 + 1 इंटू 5 10 पैसा कॉइन है, तो 5 + 1, ये अपना नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 बोल दिया गया था 1 rupees कॉइन का, इसलिए 4 में से एक को तो साइड में कर दिया, एक तो आ ही रहा है, और बाकी को सेलेक्ट करने के तरीके हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सो ये 4 इंटू 3 इंटू 6, सो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 72। तो 72 इस वाले केस में, और एक तरीका यहाँ पे था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73 टोटल। सो 1 + 72, द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 73। दैट इज आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ मिसाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ शिप, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इंटरसेप्टेड इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट given it is not intercepted is 3/4. If 3 missiles are launched independently, then the probability all 3 missiles launched will hit is। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक आर इवेंट की मिसाइल जो है इंटरसेप्ट हो रहा है, इंटरसेप्टेड, ओके। फिर एक दूसरा इवेंट मान लेते हैं अपने पास, लेट सपोज एच, जिसमें वो हिट कर रहा है, हिट टारगेट। ये दो इवेंट्स हैं अपने, जिसके रिस्पेक्ट में अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है? इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। तो अगर ये 1/3 है, तो पी आर बार क्या हो जाएगा, या आर कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगा 2/3। ठीक है, क्योंकि या तो हिट करेगा या तो नहीं करेगा। फिर गिवन है यहाँ पे कि हिट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड, यानी h/r बार दैट इज गिवन एज 3/4। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग हिट करने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल निकालें, और उसके बाद क्वेश्चन का जो लास्ट सेंटेंस है उसको पढ़ें कि जो तीनों मिसाइल्स हैं जो लॉन्च हुई है उनके हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो निकाल सकते हैं। तो पहले पी ऑफ एच एक मिसाइल के लिए निकाल लें, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आर बार। ये कुछ ऐसा है, आप इस वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये मान लेते हैं एच के लिए सर्किल है, और ये मान लेते हैं आर के लिए। तो मैं कॉमन वाला पोर्शन तो देख ही रहा हूँ, ये हो गया एच कॉमन आर की प्रोबेबिलिटी। और एच इंटरसेक्शन आर बार का मतलब क्या होता है कि अगर ये इस तरीके से वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट एक आप एज्यूम करो, तो पूरे में से ये आर का रीजन हटा दो आप, और उसके बाद से बचे हुए में जो कॉमन है एच के साथ वो ले लो आप। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आ जाता है, तो ये पूरा एच का सर्किल कवर हो जाता है बेसिकली, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए। अदरवाइज फॉर्मूले के हिसाब से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ h/r। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ h/r बार। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर तो 1/3 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग व्हेन इट इज इंटरसेप्टेड, राइट, वो तो 0 होगा, करेक्ट। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार का मतलब क्या?
कि इंटरसेप्ट नहीं किया उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग व्हेन इट इज इंटरसेप्टेड दैट इज आल्सो गिवन 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग व्हेन इट इज इंटरसेप्टेड वो जीरो क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट गिवन इट इज नॉट इंटरसेप्टेड, वो 3/4 है, राइट और नॉट? तो अभी अपने पास ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा 1/2। तो 1/2 अपने पास आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट फॉर ऑल 3 मिसाइल्स PHHH ऐसे रिप्रेजेंट करें अगर, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/8। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 1 + 4p divided by 4, 1 - p divided by 2 and 1 - 2p divided by 2 are the probabilities of 3 mutually exclusive events, then the value of p is। तो यहाँ पे अगर ये प्रोबेबिलिटीज हैं तो इनका आंसर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो पहले उस केस से कुछ सॉल्व कर लेते हैं कि 0 से ग्रेटर होगा 1 + 4p डिवाइडेड बाई 4 और 1 से अपने पास कम होगा। ऐसे ही 1 - p/2 के लिए भी रखेंगे कि 0 से ग्रेटर होगा और 1 से छोटा होगा। ऐसे ही 1 - 2p/2 के लिए भी बोल सकते हैं कि 0 से ग्रेटर और 1 से इक्वल या छोटा होगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 0 से ग्रेटर 1 + 4p लेस देन और इक्वल टू 4। फिर हम लोग इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 4p और वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 3 अपने पास। 4 से डिवाइड कर दे तो ये आ गया -1/4 से लेकर के 3/4 तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है फर्स्ट केस से। अगला केस सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा 0 से ग्रेटर है 1 - p और 2 से छोटा है। अगेन -1 अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -p और ये हो जाएगा 1। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर के ऐसे हो जाएगा, यानी -1 से 1 आ गया, जो कि बेसिकली -1 से 1 तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके भी लिखेंगे, ये 0 से 1 है बेसिकली। अगेन p का वैल्यू 0 से 1 डायरेक्ट आ गया, क्योंकि -1 से 1 बोलना सही नहीं है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव, तो ऐसे लिख लिया। लास्ट केस को अगर सॉल्व करें तो ये भी 0 से ग्रेटर है 1 - 2p एंड लेस देन और इक्वल टू 1। फिर अगर -1 कर दें तो ये आ गया अपने पास -2p और यहाँ पे 0 आ गया। फिर -2 से अगर डिवाइड कर दें तो इधर तो 1/2 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे और ये भी चेंज होकर के ऐसे 0 हो गया। तो 0 से ग्रेटर और 1/2 से कम हो गया वैल्यू। इसका मतलब ये कि अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो सभी की प्रोबेबिलिटीज मिला करके भी 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। तो अगर वो केस भी एक सॉल्व कर लें तो वो हो जाएगा 1 + 4p प्लस, बाकी में डिनोमिनेटर में 2 है इसलिए मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख रहा हूँ, तो 2 - 2p कर लेता हूँ और सेकेंड वाले में 2 - 4p हो जाएगा एंड दैट डिवाइडेड बाई एक साथ कर देता हूँ 4। तो पहले इसको ऐड कर ले अगर कर लिया जाए तो 4p और -4p कैंसिल हो गया, 2 और 2 मिला के 4, 4 और 1 मिला के 5। तो 5 - 2p/4 ये जो वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर और 1 से अपने पास कम होनी चाहिए। तो ये आ गया 0 से ग्रेटर 5 - 2p लेस देन और इक्वल टू 4, यानी ये आ जाएगा -5 से लेके -2p का वैल्यू -1 तक। -2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आ गया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज्ड, ये आ गया 1/2 से ग्रेटर। तो 1/2 से 2.5 तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ 1 तक जरूर बोल सकते हैं कि ये 1/2 से 1 तक जाना चाहिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करो लास्ट वाला बोल रहा है 1/2 से ग्रेटर हो और इक्वल भी हो सकता है 1/2 के, जबकि बाकी जगह पे अगर आप देखो तो वैल्यूज रिस्ट्रिक्टेड है। इवन यहाँ पे माइनस साइड में नहीं जा सकते हम लोग, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से 3/4 तक वैल्यू लाई करें। तो अगर इन सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो आप देखोगे कि अगर ये वैल्यूज है अपने पास, ये 0 है, ये 3/4 है और ये 1 है, तो फर्स्ट वाला केस क्या बोल रहा है 0 से 3/4, सेकेंड वाला बोल रहा है 0 से 1। फिर अपने पास एक 1/2 है जो कि यहाँ पे होगा, तो 1/2 से 0, यानी ये वाला केस यहाँ से यहाँ तक है। फिर है अपने पास 1/2 से 1 तक। तो सिर्फ और सिर्फ अगर सभी लाइंस में आप कॉमन देखो तो एक ही पॉइंट आ रहा है जो है 1/2, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा हर एक कंडीशन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 आ गई, पी की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 11 है, a bag contains 4 blue and 6 yellow balls. A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed and this ball along with 2 additional balls of same color are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the possibility that the drawn ball is blue is. गिवन कंडीशन है वो ये है कि एक बैग है और उसमें 4 ब्लू बॉल्स और 6 येलो बॉल्स है। तो ये रहा हमारे पास गिवन बैग। अब इसमें से एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया गया। अब उसका कलर ऑब्जर्व करके और फिर उसके साथ सेम कलर के एडिशनल 2 बॉल्स रिटर्न किए जा रहे हैं बैग में। तो मान लेते हैं कि पहले सिचुएशन में ब्लू बॉल बाहर आया होगा। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जब हमने ड्रॉ किया एक बॉल तो वो येलो बॉल हो। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो ओवरऑल सिचुएशन का क्या रहा होगा कि एक ब्लू बॉल हमने निकाला, उसका कलर देखा और फिर 2 और ब्लू बॉल उसमें रिटर्न कर दिए। तो पहले जो 4 था अब वो 6 ब्लू बॉल प्लस 6 येलो बॉल हो गया। आपको लग रहा होगा 3 बॉल गया, नहीं, एक तो वही बॉल है ना जो हमने ड्रॉ किया था। फिर अगर येलो बॉल किसी ने ड्रॉ किया तो उसका कलर देखा कि येलो है और फिर 2 और एक्स्ट्रा मिला के उसके साथ उसमें पुट कर दिया। तो 4 ब्लू बॉल्स तो पहले ही से ही थे और 6 जो थे वो तो है ही है, क्योंकि जो आपने निकाला था वो तो रखा ही, साथ में एडिशनल 2 येलो बॉल्स भी उसमें रख दिए। तो ये सिचुएशन आ गया ऐसे। अब बोला जा रहा है कि नाउ अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन द पॉसिबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लू इज। तो अगर हम बात करें ब्लू के निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से, तो ये प्रोबेबिलिटी है 6/12। और अगर ब्लू के निकलने की बात करें यहाँ से तो वो प्रोबेबिलिटी है 4/12। बट ये सिचुएशन 50-50% चांसेस थे ना कि ब्लू और येलो निकले। ऐसा अगर सोच लिया आपने तो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखो तो स्टार्टिंग में 4 ब्लू और 6 येलो बॉल्स है। तो ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वहां पे 4/10 है और येलो की प्रोबेबिलिटी 6/10 है। और फिर तो अब अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की तो वो हो जाएगा 4/10। फर्स्ट रूट से अगर जाए, फर्स्ट वाले एरो से के हिसाब से जाए अगर, तो 4/10 इंटू 6/12। या फिर दूसरा केस अगर हुआ होगा तो प्लस 6/10 इंटू 4/12। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 24/120, राइट। और ऐसा करेंगे तो 24 कॉमन ले सकते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा एंड दैट डिवाइडेड बाई 120। तो ये 24 से डिवाइड होके हो गया 5। तो 2/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 tickets marked 00, 01, 10, 11 respectively are placed in a bag. A ticket is drawn at random 5 times being replaced each time. Then the probability that the sum of numbers on the tickets thus drawn is 23 is equal to। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टिकट्स कौन कौन से अवेलेबल है, 00, 01, 10, 11। These are the 4 tickets with these markings। अब टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें ये 4 टिकट्स 5 बार निकाले जा सकते हैं, वो अगर हम लिखना चाहें, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 4 tickets can be drawn, total number of ways in which 4 tickets can be drawn 5 times is equal to 4 to the power 5 which is 1024। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो। अब फेवरेबल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम 23 उसकी बात करें तो ये 23 के फेवर में इसको एक बाइनोमियल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि हमें बेसिकली क्या देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ 23 ये निकालने किसमें, इन x to the power 00 प्लस x to the power 01 प्लस x to the power 10 प्लस x to the power 11 जो भी ऑप्शंस थे हमारे पास, और पावर 5 होल टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है कितनी बार, 5 टाइम्स। तो अगर इसमें अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 + x, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगेन x to the power 10 कॉमन ले लेंगे तो अगेन बन जाएगा 1 + x एंड देन टू द पावर 5। फर्दर 1 + x कॉमन ले लेंगे अगर तो बचेगा 1 + x to the power 10 एंड दैट टू द पावर 5 एज ए होल। अब इसमें कोफिशिएंट की बात चल रही है, अभी भी ध्यान रखिएगा। तो जो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 1 + 5x प्लस 10x² प्लस 10x³ प्लस ऐसे ही करते करते अपने पास 5x to the power 4 प्लस x to the power 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 ही था यहाँ पे, ये हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 + x को एक्सपेंड कर लिया, फिर इनटू नेक्स्ट अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएगा 1 + 5x to the power 10 प्लस 10x to the power 20, ठीक है। ऐसे एक्सपेंशन होगा
आप देख सकते हो इसके बाद बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पावर चला जाएगा, रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहीं तक इसको क्लोज कर सकते हो, बिकॉज एक्स टू द पावर 23 तक ही तो जाना है। सो अब इसमें अगर हम लोग बात करें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की, तो एक्स टू द पावर 23 के लिए क्या सिचुएशन है, ये 20 जाके 3 वाले से अटैच होगा, ये एक्स टू द पावर 3 है जो, राइट। तो 10 और 10 मिला के क्या हो जाएगा 100। तो दैट 100 डिवाइडेड बाई जो टोटल पॉसिबल वेज थे 1024, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 25/256। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट probability of A complement is 0.3, probability of B is 0.4 and probability of A intersection B complement is equal to 0.5, then the conditional probability of B given that A union B complement is equal to। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर हम फर्दर डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके लिखे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर एक तरीके से ये फ्रैक्शन जैसा जो दिखता है एक्सप्रेशन, उसमें ए यूनियन बी बार, ये कोई डिवाइडेड नहीं होता, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ये गिवन है, अंडर दैट कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज टू बी, हो गया न्यूमरेटर एंड दैट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन वन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या एक तरीके से जो भी सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट का, आप सेम टू सेम वही सिंबल यूज कर सकते हैं, ए यूनियन बी बार। अब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो बी इंटरसेक्शन है वो ए के साथ भी अप्लाई होगा, और फिर अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा। तो इससे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर वाले पोर्शन को, डिनोमिनेटर एज इट इज रखता हूँ, तो ये बी इंटरसेक्शन बी बार ये तो बिल्कुल फाई है ना, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, और बाकी जब यूनियन लेना है तो पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी बच जाएगा, तो ऊपर बच गया अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने पास ए यूनियन बी बार। तो फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, करेक्ट और नॉट। तो ये इसको डायग्राम से आप समझो तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि ये ए है ये बी है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये कॉमन पोर्शन का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, बट जो गिवन है उसी के टर्म्स में लिखेंगे तभी आगे कुछ बात बनेगी। तो पूरा ए वाले सर्किल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये पोर्शन जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं ए माइनस बी, ए से बी का पोर्शन घटा दे तो, और ये ए माइनस बी पोर्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए इंटरसेक्शन बी बार। तो वही मैंने काम किया यहाँ पे, एंड दैट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, एंड देन माइनस लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार वापिस से। तो यहाँ से अब आंसर क्या आएगा आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 0.3 था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, 1 माइनस 0.3 कर देंगे तो ये है अपने पास 0.7, ये अपने पास गिवन है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर से 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 हो गया, और फिर से ये माइनस 0.5, तो अगर देखें तो ये आ गया 0.2, और ये आ गया 1.3 माइनस 0.5 0.8 आ गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1/4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर द एमयू बीटेक प्रिपरेशन। सो बेस्ट कंटेंट के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए डू ज्वाइन आवर कंप्लीट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एजेड x years will die in a year is p. The probability that out of n men m1 m2 and so on till mn each of aged x m1 will die and be the first to die is। तो यहाँ पे probability that a man with age x years will die in a year is p. That probability is p। तो अगर हम लोग बात करें कि probability that out of m1 m2 and so on कोई भी in a year they are not going to die, तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी पहले के लिए, फिर 1 माइनस पी दूसरे के लिए, एंड सो ऑन n टाइम्स, क्योंकि n मेन आर देयर। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि कोई भी उनमें से एक साल के अंदर तो नहीं मरने वाला, तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर n। बट अगर हम लोग ये बोले कि कम से कम कोई एक तो मरेगा, तो उसमें से 1 में से अगर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें 1 माइनस पी टू द पावर होल n, देन दिस गिव्स, ये पूरा का पूरा चीज क्या बता रहा है हमें, इट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी none of m1 m2 and so on till mn
will die in a, अगर बात करें कि n out of n men m1 will be dying and be the first to die, तो m1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो तो 1/n है ना, आउट ऑफ n सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है तो 1/n, देयरफॉर ओवरऑल अगर हम बात करें दैट m1 will be dying and will be the first to die, this expression 1 minus p to the power n, 1 minus p to the power n, that divided by total men, that is n. तो ये किस में अवेलेबल है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15 है, ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन एएमयू. द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सिलेक्टेड इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर सिलेक्टेड इज एट मोस्ट 0.3. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सिलेक्टेड इज. तो मान लेते हैं ए और बी इवेंट है ए और बी के सिलेक्ट होने की, तो पी ऑफ ए गिवन है 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्यादा से ज्यादा 0.3 हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे कमेंट करना है हमें. तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन ए बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी. और हमें पता है ए और बी का यूनियन लेके भी प्रोबेबिलिटी निकालें तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 को एक्सीड नहीं कर सकती, तो लेस देन और इक्वल टू 1 भी हमें दिमाग में रखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.5 रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इवन अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू एट मोस्ट जो गिवन है वो 0.3 भी यूज कर लेते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से तो कम ही रहेगा, यानी 1 से तो कम ही रहेगा बेसिकली ओवरऑल. तो वहां पे हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस 0.2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को भी मैक्सिमम मान लें 1 है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है इसकी प्रोबेबिलिटी को भी मैक्सिमम 1 मान ले, तो 1 माइनस 0.2 भी मिला के कितना होगा 0.8. तो इसका मतलब किसी भी हालत में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 को क्रॉस नहीं कर सकता. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16 है, द एरिया ऑफ द रीजन. तो ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, नॉट ए क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. ये एरिया वाले में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, नॉट ए क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. ठीक है, हाँ एरिया से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते जरूर है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का नहीं है. नहीं तो अदरवाइज एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल सिंपल. फॉर एग्जांपल आपको कोई स्क्वायर दे दिया 2 मीटर का, इधर भी एक स्क्वायर है 2 मीटर का, और एक छोटा सा यहाँ पे एक सर्किल दे दिया 1 मीटर के रेडियस का, और बोल सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि इसमें कोई डाइस फेंक रहा है या कुछ इसमें थ्रो कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उस सर्किल में जाके लैंड करे. तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर. ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी का नहीं है, तो इसको स्किप करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 17 है, a bag contains 30 white balls and 10 red balls. 16 balls are drawn one by one randomly from the bag with replacement. If x is the number of white balls drawn, then mean of x divided by standard deviation of x is equal to. तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है इसके पास जो वैल्यूज पॉसिबल है वो है 0 1 2 3 ऐसे करके 16 तक, क्योंकि 16 बॉल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं तो हो सकता है कि 0 व्हाइट बॉल्स है, हो सकता है 16 के 16 बार व्हाइट बॉल्स आ जाए. तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 ले सकते हैं. p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल है, तो 30/40 हो जाएगा क्योंकि टोटल बॉल्स 40 है. तो q यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर बोले या प्रोबेबिलिटी ऑफ इस चीज की व्हाइट बॉल नहीं आए तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी यानी 1/4. तो p/q का रेशियो आ जाएगा 3. अब n 16 है, मीन ऑफ x होता है np और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ npq, जो कि हो जाएगा रूट ऑफ np बाई रूट ऑफ q, जो कि एक साथ लिख सकते हैं रूट ऑफ np/q. तो n की वैल्यू 16 है, p/q रेशियो 3 था तो 16 इंटू 3 लिखा, 16 रूट से बाहर आके 4 हो गया. सो आंसर इज 4√3, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय ए शूटर इन एनी शॉट इज 1/3, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 0 टाइम्स. मतलब अगर 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें कि हिट हुआ ही नहीं, तो कम से कम एक बार तो हिट हुआ ही होगा. तो अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये x 0 का मतलब क्या है, दैट देर इज 0 हिट्स. तो आउट ऑफ n हिट्स आर 0, तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी तो उस पर 0 हो जाएगा पावर, तो नहीं हिट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी. इसका मतलब n के n शॉट्स क्या हुए, हिट नहीं किए, और ये ग्रेटर देन हमें क्या करना है 5/6. तो इसके लिए n की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ये हो जाएगा nc0 2/3 टू द पावर n. इसको बेसिकली हम लोग राइट साइड में लेके चले जाते हैं और लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं 1 माइनस 5/6. तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1/6 ग्रेटर देन nc0
2/3 टू द पावर n। तो अब यहाँ पे ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है, और आई कैन से दैट 2/3 टू द पावर n दिस विल बी लेस देन 1/6, क्योंकि nc0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये nc0 का वैल्यू होता है 1। इट मीन्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स यू आर सेलेक्टिंग 0 ऑब्जेक्ट्स। सो एक ही तरीका है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करो। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग बात करें, सबसे मिनिमम वाला वैल्यू अगर रखते हैं, लेट सपोज ऑप्शंस में से 3 पहले, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 27, राइट और नोट। तो ये 8/27, अगर आप देखो इसको 80 मतलब 1 बना के अगर एक बार सोचे 81, और तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा और फिर डेसिमल लगा देते हैं 0.3। तो 0.3 अब 1/6 तो 0.16 होता है, तो उससे ग्रेटर है नहीं। तो एक रफ आइडिया मिल गया कि 3 पे तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही करके आप ऑप्शंस चेक करोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 5, क्योंकि अगर आप देखो 5 रखने पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो 2 to the power 5/3 to the power 5, तो ऊपर हो जाएगा 32 और नीचे हो जाएगा 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 9 बनेगा, राइट और नॉट। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो नीचे 6 कैसे भी अगर आप बना लो, लेट सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 32 बाई ये हो जाएगा 81 × 3 भी लिख सकते हैं इसको, और थोड़ा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो ये 64/81 × 6 कर लेता हूँ, राइट। तो अब फर्दर अगर मैं देखूँ तो 64/81 ऐसे कर लिया, एंड दैट डिवाइडेड बाई 6 कर देता हूँ, ये 64/81 है, ठीक है। तो इसका मतलब 64/81 तो लेस देन 1 कोई नंबर होगा, एंड दैट डिवाइडेड बाई 6, जबकि यहाँ पे क्या है, ये 1/6 है, तो 1/6 और कोई 1 से छोटा नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें कौन कम होगा, डेफिनेटली ये वाला केस। यहाँ पे हमने 5 रेस किया है, तो मतलब पहली बार एन जब आप पुट करोगे मिनिमम वैल्यू 5, तो उसी पे सेटिस्फाई करेगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दैट इफ ए आई is equal to 1, 2 and so on, and these are n independent events with probability of any particular event, ai is equal to 1 minus 1 by 2i, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। लेट सपोज आई की जगह पे आप 1 रखते हो तो A1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आई की जगह 2 रखते हो तो A2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है 1 minus 1 by 2i। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द n इवेंट्स टू अकर। तो अगर एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर कोई भी इवेंट अकर ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कम से कम एक इवेंट तो अकर कर ही रहा होगा। सो यहाँ पे माइनस कर दूंगा नो इवेंट अकर, और ये जैसे ही माइनस किया अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट अकरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवेंट का मतलब A1 डैश A2 डैश कोई भी अकर ना करे, ऐसे करते करते लास्ट में AN डैश। और हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको PA1 डैश इंटू PA2 डैश, या कॉम्प्लीमेंट जो भी आप सिंबल यूज करते हो, एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AN डैश। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट्स वो भी निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम लोग इसमें A1 की बात करें तो वो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डैश की बेसिकली बात करें तो वो हो जाएगा 1 माइनस ये पूरा का पूरा टर्म, तो वो हो जाएगा 1/2i, है कि नहीं। 1 में से अगर ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 1/2i बचेगा। तो अब हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 1/2 है, ये 1/2 पे पावर 2 हो गया, एंड ऐसे करते करते ये हो जाएगा 1/2 पे पावर n। तो इसका मतलब अगर सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 के ऊपर पावर जो है वो ऐड हो रहा है, 1 + 2 + ऐसे करते करते n तक, यानी ये हो गया 1/2 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2। देख कर आप ऑप्शन ए को मत टिक कर देना, बिकॉज ये तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नो इवेंट निकाला है, बट हमें क्या करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सब्ट्रैक्ट करने वाला ऑप्शन सी है, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है लेट ए बी एन इवेंट दैट अ फैमिली हैज चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस एंड बी बी द इवेंट दैट द फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसे करके ऑप्शंस हमारे पास। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए और बी तब होंगे जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मैच कर जाए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी से डायरेक्टली, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस अगर बनाने की कोशिश करें, सैंपल स्पेस, तो इसमें जो सैंपल स्पेस है पूरा बना लेंगे कि 3 बॉयज हो सकते हैं या फिर बॉय गर्ल बॉय इस ऑर्डर में। तो ऐसे करके हमारे पास अगर फैमिली में
3 चिल्ड्रन है और बॉय और गर्ल की बात हो रही है, तो 2 to the power 3 हम बोले तो 8 सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे या फिर पॉसिबिलिटीज होंगी, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब ए का मतलब फैमिली हैविंग चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने ऑलरेडी जो बॉक्सेस कर रखे हैं, बॉय बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, इनको छोड़ के बाकी सब में जो आउटकम्स हैं उनमें मेल फीमेल दोनों हैं, तो इसलिए 8 - 2 करेंगे तो 6/8 3/4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गया। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जिसमें एटमोस्ट 1 बॉय होना चाहिए था, एक्चुअल में वो क्वेश्चन में प्रिंटेड था नहीं, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है फैमिली हैज एटमोस्ट 1 बॉय, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप देखो तो मैंने एरो मार्क्स कर रखे हैं, वो वाले आउटकम्स या इवेंट्स के अंदर अगर आप देखो तो सिर्फ एक या फिर एक भी बॉय नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी 4/8 हो गई, यानी 1/2। जबकि आप जब एक कॉमन भी निकालोगे या ए इंटरसेक्शन भी निकालोगे तो उसके एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, सिर्फ उसमें से वो वाला केस हमको हटा देना है जहाँ पे तीनों गर्ल्स हैं या तीनों फीमेल्स हैं, तो 3/8 हो गया। तो क्लियरली जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, एंड देन वी कैन से दैट दे आर इंडिपेंडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द हेड अकर्स। If probability of x equal to 1, probability of x equal to 2 and probability of x equal to 3 are in arithmetic progression, then the number n of independent trial is। तो सबसे पहले तो इन जनरल अगर हम बात करें तो probability of x equal to 1 वो हो जाएगा nc1, और 1/2 के ऊपर पावर ओवरऑल n हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिखोगे तो 1/2 n-1 लिखोगे, और दूसरी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर टेल भी लिखते हो तो 1/2 पे पावर 1, तो वो जो -1 है +1 है वो तो ओवरऑल कैंसिल ही होगा। इसमें अगर हम लोग लिखने जाएं तो ये हो जाएगा nc2, और यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा अपने पास ओवरऑल 1/2 पे पावर n। फिर इसको अगर लिखने जाएं हम लोग तो ये हो जाएगा nc3 एंड अगेन 1/2 टू द पावर n। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं और विदाउट ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहूँ तो पहले अगर इनकी वैल्यू 7 रख देता हूँ तो 7c1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 7, और ये हो जाएगा अपने पास 7c2 1/2 टू द पावर 7, और ये हो जाएगा nc3 जो है अपना वो हो जाएगा 7c3 एंड 1/2 टू द पावर 7। तो ये जो 1/2 का पावर 7 है ये तो कॉमन फैक्टर है तीनों में, तो अगर उसके अलावा जो टर्म बच गया अगर वो एपी में होगा तो ये ओवरऑल जो टर्म्स हैं वो भी एपी में होंगे। जैसे मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 2 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4 6 हो जाएगा, तो अभी भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कॉमन डिफरेंस बदल गया बस, बट है तो एपी में ही। तो रैदर देन डूइंग द इंटायर कैलकुलेशन, ये 1/2 टू द पावर 7 तो एक कॉमन फैक्टर है, उसका कैलकुलेशन नहीं करते, सिर्फ ये नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7c1 का मतलब होता है कि देर आर 7 ऑब्जेक्ट, उसमें से हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो ऑब्वियसली 7 होंगे। बाकी जरा ये दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7c2 का मतलब ये हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे भी अगर करें तो ये 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और 7 - 3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि ये लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, दैट डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो अपने पास 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 3 आ गया, तो 7 × 3 हम बोल सकते हैं यहाँ पे 21। जरा इसे भी कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, एंड देन डिनोमिनेटर इज एक्चुअली 3 फैक्टोरियल, सो 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। तो सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल होते हुए नजर आ रही हैं। ये 3 × 2 × 1 6 से कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ गया 35। तो आप क्लियरली देख लो जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, 7 21 35। तो अगर आप गौर से देखो तो 7 21 और 35 में 14 14 का एडिशन है, ये 14 ऐड किया और फिर एक और 14 ऐड किया, तो क्लियरली एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर दिया इस सिचुएशन को। सो दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 22 है, इफ 4 होल नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, then the probability that the last digit in the product is 1 3 7 or 9।
तो यहाँ पे 4 होल नंबर्स हमें लेने हैं रैंडमली और उनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए कि लास्ट डिजिट प्रोडक्ट का 1, 3, 7 और 9 हो। तो इसका मतलब जो नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे वो 1, 3, 7, 9 ही ले सकते हैं हम लोग फ्रॉम जो भी अवेलेबल हमारे पास होल नंबर्स है, 1, 2, 3 इंक्लूडिंग 0 एंड सो ऑन टिल 9। तो हमारे पास टोटल 10 अवेलेबिलिटीज है, उसमें से हमें 4 ही सेलेक्ट करने की अनुमति है। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन तो वो 4/10 होगा एज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर एंड्स विथ 1379 1379, क्योंकि वो प्रोडक्ट वाला सिचुएशन तभी सेटिस्फाई होगा। लास्ट में 1 और 1 से एंड होगा तो 1 इंटू 1 1 होगा। तो ऐसे करके यही पॉसिबिलिटीज बस बनती हैं। तो अगर 4/10 की बात करें तो ये तो हो गया 2/5, और ये 4 होल नंबर्स की बात की जा रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सच 4 होल नंबर्स विल बी 2/5 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा 16/625। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड टू सम एक्सपेरिमेंट ई सच दैट P of A is 0.5, P of B is 0.4 and A intersection B is 0.3, then probability A complement given B complement is। अगर हम लोग बात करें इस एक्सप्रेशन की तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों इवेंट्स का। तो ये A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट जो दो इवेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन हो गया डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से लिख लिया हमने अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द थियरम्स। जो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम लोग उसको एक साथ लिखना चाहें तो बीच का जो ये सिंबल है उसको अपोजिट कर देते हैं, ए यूनियन बी करके, और फिर ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप देखो तो पी ऑफ बी दिया हुआ है 0.4, तो पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू पता चलेगा 0.6। ठीक है, और जो ऊपर पी ए यूनियन बी लिखा हुआ है उसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का। ए की वैल्यू है 0.5, पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.3। तो ये आ जाएगा 0.6। और अगर 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल गया ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 माइनस 0.6 एज 0.4। तो बस वैल्यू रखना है, दिस इज 0.4, दिस इज 0.6, यानी 2/3 अपना आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ कैपिटल एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n इज इक्वल टू 100, p इज इक्वल टू 1/3, देन पी एक्स इक्वल टू आर इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक तो p प्रोबेबिलिटी सक्सेस की गिवन रहती है 1/3, अगर है तो q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो या तो सक्सेस या तो फेलियर, इस टाइप के ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो p दिया है तो q भी लिख सकते हैं, और n का वैल्यू 100 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r की बात करें तो ये हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं कि NCR, p टू द पावर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं r और q टू द पावर लिखते हैं n माइनस r। तो ये कब मैक्सिमम होगा इस पर्टिकुलर केस में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर बात करें कि सभी वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 100 CR, p की वैल्यू अपने पास 1/3 है तो उसके ऊपर पावर r, और q की वैल्यू 2/3 है तो उसके ऊपर 100 माइनस r। तो आप देख सकते हैं सारे वैल्यूज फिल हो चुके हैं, सिर्फ r हमें डिसाइड करना है r की वैल्यू क्या रखें कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व करने पे मैक्सिमम आए। तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल होता है अपने पास कि r इज इक्वल टू n+1 टाइम्स ऑफ p, और जो भी इंटीजर वैल्यू इससे मिल जाए वो हमें दे देगा r का वो वैल्यू जिसपे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो दिस इज मैक्सिमम फॉर r इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो n की जगह वैल्यू रखेंगे 100+1, और ये p अपने पास कितना है 1/3, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो 33 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से। तो क्योंकि क्रॉस नहीं करना है, 33 पॉइंट समथिंग है तो उसके आगे नहीं जाना, उसके पहले वाला जो भी इंटीजर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्टेन आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन M1 एंड M2, इट इज नोन दैट मशीन M1 टर्न्स आउट ट्वाइस एज मेनी आइटम्स एज मशीन M2। It is also known that 4% of items produced by M1 and 3% of items produced by M2 are defective. All items produced are put into one stock pile and then one item is selected at random. Probability that selected item is defective is equal to। तो हमें यहाँ पे selected item के defective होने की probability बतानी है basically।
और बोला यह गया कि मशीन M1 टर्न्स आउट ट्वाइस एज मेनी आइटम्स एज मशीन M2। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी आइटम की M1 से प्रोड्यूस होने की क्या है, 2/3, और M2 से 1/3। तो आप देखो डबल है M1 की प्रोबेबिलिटी, और अगर हम टोटल ऐड करें 2/3 1/3 तो वो मिला के भी अपने पास 1 आ गया। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। अब M1 और M2 दोनों में दो केस हो सकता है, या तो डिफेक्टिव होगा D, या तो नॉन डिफेक्टिव होगा ND। फिर M2 में भी वही सेम चीज, और परसेंटेज दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप क्वेश्चन में देखो कि कितने परसेंट डिफेक्टिव के चांसेस है, तो मशीन ए में 4% था, तो 4/100 लिख लिया बेसिकली M1 मशीन में। तो बचा हुआ 96 नॉन डिफेक्टिव होगा, वो लिख लिया 96/100। M2 में भी 3% था, तो 3/100 डिफेक्टिव लिख लिया, तो बचा हुआ जो है 97 आउट ऑफ 100 नॉन डिफेक्टिव है। तो अगर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हो सकता है कि वो मशीन M1 से हो, तो 2/3 पहले तो मशीन M1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके द्वारा डिफेक्टिव पीस बनाने की प्रोबेबिलिटी 4/100, या फिर इसलिए प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि और है यहाँ पे, किसी भी आइटम के प्रोड्यूस होने की दो संभावनाएं थी। तो अब M2 की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की 1/3, और फिर उसके द्वारा डिफेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी 3/100। तो अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर 300 आ गया दोनों जगह से, और ऊपर आ गया 2 × 4 8, और 1 इंटू नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अपना। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आउट ऑफ 2n+1 consecutively numbered tickets, 3 tickets are drawn at random. The probability that the numbers on them are in arithmetic progression is. तो अगर हमारे पास टोटल 2n+1 consecutively numbered tickets हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n+n+1। तो यहाँ पे होगा क्या कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो n+1 और अपने पास नंबर्स होंगे। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी में बना देता हूँ। इस टोटल 2n+1 में n+1 ऑड नंबर्स, और जो n नंबर्स है वो इवन होगा, n इवन नंबर्स, राइट। और या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस 2n+1 में इसी का ठीक उल्टा हो, यानी n+1 इवन नंबर्स, या फिर अपने पास क्या हो, n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स। तो यहाँ से इन बातों से क्या पता चलता है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो दो नंबर सेलेक्ट करने पे तीसरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप 5 और 13 सेलेक्ट कर रहे हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से 9 अपने आप उसमें आ गया ऑड नंबर्स वाले केस में, 5 9 13। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो दो अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली उसमें रहेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी है वो सिंपल सा ये है कि n+1 में से अगर कोई दो सेलेक्ट कर ले तो वो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से एक सेलेक्ट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि दो हम लोग n+1 की बजाय n वाले में से सिलेक्ट करें, तो वो ऑप्शन भी कंसिडर करें तो NC2 हो गया। एंड दैट डिवाइडेड बाई, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हम लोग नहीं देखें, ओवरऑल बस ये देखें कि 2n+1 में से हम लोग को 3 सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन 2n+1 C3 हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब हमें बस ये सॉल्व कर लेना है अपने पास, n+1 इंटू n प्लस अपने पास n इंटू n-1, एंड दिस इनटू ये जो डिनोमिनेटर वाले पोर्शन से सॉल्व करके 3 फैक्टोरियल आएगा वो ऊपर चला जाएगा। देन वी विल बी हैविंग 2 फैक्टोरियल हियर, एंड देन इनटू 2n+1, देन 2n, एंड देन 2n-1। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर आप देखो n² और n² मिला के 2n², 2 कट जाएगा तो सिर्फ 3n² बचेगा, और नीचे के एक n से कट जाएगा तो 3n ऊपर बचेगा, और नीचे 2n+1 2n-1 मिला के 4n² -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड टू सम एक्सपेरिमेंट ई सच दैट पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/15 एंड पी A intersection B complement is equal to 1/6, then probability of B is। तो अगर हम लोग कुछ एज्यूम कर लें कि A के होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा और B के होने की प्रोबेबिलिटी बीटा, तो यहाँ पे जो नोटेशन है प्रोबेबिलिटी की, ये जो A कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग बात करें, अगर A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी तो वो हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, और B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस बीटा। अब जरा नोटेशंस पे आ जाते हैं। सिंस ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे जो नोटेशन है इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट।
तो जरा डेटा के हिसाब से हम लोग को अल्फा बीटा में एक्सप्रेशंस बना के इक्वेशन लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस अल्फा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बीटा दैट इज इक्वल टू 2/15। ये फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गया। और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे है जो 1/6 गिवन है, इसमें ये अप्लाई करेंगे, जरा आप देखो ध्यान से। तो पी ऑफ ए क्या है, अल्फा है, और इनटू बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है 1/6। ये आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे ऑप्शन से कर डालो। तो अगर मैं लेट सपोज ऑप्शन ए को चेक करता हूँ तो ऑप्शन ए में अपने पास पहला ऑप्शन है 1/6 और दूसरा एक ऑप्शन है 1/5। तो 1/6 पे अगर मैं चेक करूँ, बीटा का वैल्यू है बेसिकली ये, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख रहे हैं। तो अगर बीटा की जगह पे ये वैल्यू चेक करता हूँ ए ऑप्शन पे, तो अपने पास क्या आएगा, अल्फा टाइम्स 1 - 1/6 इज इक्वल टू 1/6, यानी ये हो जाएगा 5/6 अल्फा, करेक्ट, इक्वल टू 1/6। तो 6 और 6 कैंसिल हो गया। आई कैन से अल्फा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1/5। अब यहीं पे पता चल जा रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू 1/5 आ रही है किसी बीटा के वैल्यू के लिए, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो फिर इक्वल हो जाएगा। वैसे अब यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन था कि इस ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये ऑप्शन ए पे मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो ऑप्शन ए में अगर देखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वो तो अब हो जाएगा 4/5, क्योंकि ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो ये लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, आप ध्यान से समझ लेना इसको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है वो तो अभी फाइंड किया हमने। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड क्या किया उसको तो हम लोग ऑप्शन से पिक कर रहे हैं, तो वो है 1/6। तो वो क्लियरली दिख रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आप ये देखो 4 2 हो जाएगा 2 से डिवाइड होके, और 6 डिवाइड होके 3 हो जाएगा, तो ऊपर 2 और नीचे 5 × 3 15 आ रहा है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन का जो 1/6 वाला चीज है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1/5 अगर रखेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। अगर ये 1/5 यूज करते हैं तो वो बनेगा अल्फा इंटू 1 - 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से अपने पास जो टर्म आएगा अल्फा का, दैट विल बी 5 - 1 4/5। तो वो हो जाएगा 5/24। यही वैल्यू 5/24 हो गया। तो वो 2/15 आने का चांस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप ये चेक करोगे पी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी ऑफ बी, राइट, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी चेक करते से ही पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा 5/24 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 19/24। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता ही है कि हमने क्या सेलेक्ट किया, 1/5। तो कहीं से भी ये 2/15 के इक्वल नहीं आ पा रहा। तो इसका मतलब जहां जहां पे 1/5 है वो वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। और हमें पता है कि ये लास्ट वाला ऑप्शन 4/5 5/6 ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/6 पे तो करेक्ट आया है ना। तो इसका मतलब 1/6 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो कम टाइम में ही हो गया बिना सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.8, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जान लें कि अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ए यूनियन बी हमें पता हो तो हम लोग एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंस यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। ये वैल्यू है 0.8, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो फाइंड ही करना है, तो उसको एज इट इज रख लेंगे। एंड देन दिस इज 2/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे इसको अरेंज करके अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लोग साइड में ले लेते हैं तो वहां से कॉमन लेने पे आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये जो 2/7 था उसको अगर इधर भेज दे तो 0.8 माइनस 2/7 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 माइनस 2/7। तो 1 माइनस 2/7 करने पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 7 - 2 5/7। और यहाँ पे 7 इंटू 0.8 होगा 5.6 माइनस 2/7। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या बचेगा, दिस इज 3.6/5, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, 0.7
एंड देन 2। बट अगर आप देखो तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है कि ऑप्शंस आपके मैच नहीं करते। तो ये भी एक अच्छी लर्निंग है कि अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिर भी अगर ऑप्शन मैच नहीं करता है तो तुरंत आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। बिकॉज एग्जाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अफोर्ड कर सको कि एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिविजिट करके दोबारा सॉल्व करो। तो कोई यहाँ पे गुंजाइश है नहीं कि जो हमने सॉल्व किया वो गलत है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं बना देता हूँ 0.72, दैट इज द ओनली राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट्स ए having 1 3 5 outcomes, b as 2 3 and c as 2 3 4 5, then the conditional probability of a union b when c is given। तो मतलब ये है यहाँ पे कि C तो ऑलरेडी अकर कर चुका है। अगर हम एक फेयर डाई को एक्चुअल में रोल करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। बट ऑलरेडी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि गिवन दिस सी आउटकम, हमें पता है कि 2 3 4 5 में से ही कुछ आया है। ठीक है, तो हमारा नया सैंपल स्पेस, मैं इसको एग्जाम में कैसे करते हैं क्विकली वो बता रहा हूँ, अदरवाइज फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे। तो एस डैश हमारा जो नया सैंपल स्पेस है वो 2 3 4 5 हो गया। तो अब इस सैंपल स्पेस के हिसाब से अगर हम लोग सिर्फ पी ए यूनियन बी निकाल लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, rather देन अप्लाइंग फॉर्मूला एंड ऑल। क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जबकि सी आ चुका है, सी हो चुका है ऑलरेडी। तो अब अगर आप देखो ए यूनियन बी लिखने जाओगे यहाँ से ए और बी से, तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का मतलब है वन बी में अपने पास 1 2 3 5 ये चारों आ गए। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है? अब देखो 2 3 5 यहाँ पे जो टोटल सैंपल स्पेस है वो है 4, राइट। और हमारे पास जो 2 3 4 5 जो सैंपल स्पेस आ चुका है उन्हीं की पॉसिबिलिटी आप काउंट कर सकते हो। तो 2 की काउंट कर सकते हो, 3 की काउंट कर सकते हो और 5 की काउंट कर सकते हो। 1 तो आया ही नहीं ना, तो 2 3 5 में से ही कुछ हो सकता है, यानी 3/4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडिया प्लेड 2 मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया गेटिंग 0 1 and 2 points are 0.45 0.05 and 0.50। assuming that outcomes are independent, probability of India getting at least 7 point। at least 7 point का मतलब ये हो गया कि 7 या 7 से ज्यादा। तो पहले ये समझ लें कि टोटल मैचेस कितने हैं, 4। 2 वेस्ट इंडीज और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो टोटल 4 मैचेस ही खेल सकती है इंडिया टीम। और मैक्सिमम तो जो पॉइंट है, मैक्सिमम कितना पॉइंट गेन कर सकती है, 2 पॉइंट्स पर मैच है। तो 4 मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 पॉइंट्स मैक्सिमम अर्न किया जा सकता है। बट बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 7 पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एटलीस्ट 7 पॉइंट की, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स। और अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके लिखना चाहें तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि एग्जैक्टली 7 पॉइंट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाए अगर एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स, जो कि हम डिसाइड कर सकते हैं अभी। प्लस अगर 7 से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे ज्यादा तो 8 पॉइंट तक ही, 8 पॉइंट्स, क्योंकि 7 के बाद से 8 को क्रॉस तो नहीं कर सकता। 8 मैक्सिमम पॉइंट जो है, चारों जीत जाए तो भी 8 पॉइंट्स तक ही पहुंचा जा सकता है, एग्जैक्टली 8 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब इसका मतलब इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स कैसे आएगा? 2 पॉइंट जो है इन 3 मैचेस, है ना, एंड 1 पॉइंट इन 1 मैच, एंड 1 पॉइंट इन 1 मैच। इस तरीके से 7 पॉइंट आ जाएगा। और एग्जैक्टली 8 पॉइंट्स कैसे आएगा? 2 पॉइंट्स इन ऑल द 4 मैचेस। 2 पॉइंट मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4 में से जो 4 में से उनमें से 3 मैच मैंने सिलेक्ट किया, और उन तीनों मैचेस में जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से चले तो 0.5 2 पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी है, तो उसका क्यूब करेंगे बेसिकली, वो 3 बार ऐसा चाहिए, 3 मैच एंड 1 पॉइंट इन 1 मैच। तो 1 पॉइंट के लिए जो अपने पास प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05, तो यहाँ पे आ गया 0.05। प्लस अगर हम लोग बात करें अगले केस की, तो इसमें से सभी के सभी 4 मैचेस में 4C4 का मतलब होता है 4 में से 4 मैचेस, तो सब में कितने पॉइंटर चाहिए? 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 to the power 4। ये उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.025 और ये आएगा प्लस 0.0625। तो अपने पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 0.0875।
यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर चूजेस एट। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. The probability that the triangle with 3 vertices is equilateral. अब इसमें 6 के 6 वर्टिसेस है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें कितने पॉसिबल है, सिर्फ 2 ही पॉसिबल होगा। कौन कौन से? अगर आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें और ऑपोजिट वर्टेक्स यानी इसके सामने वाले वर्टेक्स से इस तरीके से ज्वाइन करें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये बनेगा। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको साइड लेते हुए इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करो आप तो ये बनेगा। इसके अलावा और कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बनेगा नहीं हेक्सागन में। बट अब बात किया जाती है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप देखो 6 वर्टेक्स हैं हेक्सागन में, तो 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो इसका मतलब 6 में से 3 सेलेक्ट करना है, यानी 6C3 वेज है हमारे पास टू सेलेक्ट द वर्टिसेस। तो वहां पे वर्टेक्स हमने ट्रायंगल का 3 फिक्स कर लिया, हेक्सागन का 6, तो 6 में से 3 सेलेक्ट करने का मतलब 6C3, जिसका वैल्यू क्या होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, विच मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। और डिनोमिनेटर में जो अपने पास एक 3 फैक्टोरियल है उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेंगे, और दूसरे 3 फैक्टोरियल से ऊपर वाले 3 फैक्टोरियल को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। नीचे वाले 3 इंटू 2 इंटू 1 से ऊपर का 6 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा 20। सो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स पॉसिबल जो हो सकता था, नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स वो है 20। और अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल हैं, 2। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो कितना हो जाएगा अपने पास, 2/20 यानी कि 1/10, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। तो एक लीप ईयर में हमें पता है कि 366 डेज होते हैं। अब 366 डेज होते हैं तो वीक में होते हैं 7 डेज, तो 366/7 अगर करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, 1 रिमेनिंग 6 बचेगा, फिर से 2 बार डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 14 और रिमाइंडर होगा 2, यानी 52 वीक्स तो होंगे ही। तो 52 वीक्स का मतलब क्या, 52 संडेज, तो 100% आएगा, 100% करेक्ट। इसमें तो प्रोबेबिलिटी कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, 100% प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो रिमेनिंग 2 डेज है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक सपोज संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर अपने पास ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, देन थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फिर फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, सैटरडे संडे भी हो सकता है। लेकिन अब अगर हम लोग संडे मंडे लिखे तो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है, टोटल 7 है। लेकिन इसमें से संडे किस किस पॉसिबिलिटी में लाई कर रहा है, एक स्टार्टिंग वाले में और एक लास्ट वाले में। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ दिस 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 53 संडेज की किसी भी लीप ईयर में 2/7, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉर एनी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 एंड E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार इज। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर E1 के ऊपर बार है और E2 के ऊपर बार है और अगर बीच में इंटरसेक्शन है और अगर हम चाहते हैं कि E1 E2 दोनों पे एक साथ बार अप्लाई हो जाए, यानी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाए, तो बीच का जो सिंबल है वो उल्टा हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप क्वेश्चन में ये पार्ट देखोगे तो ये बेसिकली हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। और अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो गया तो अब ध्यान से देखो, ये जो E1 यूनियन E2 है उसी का तो यहाँ पे ओवरऑल बार लिया गया है। यानी अगर मैं बोलूं कि ये चीज ए है तो ये चीज बेसिकली ए बार है, राइट और नॉट। तो ए और ए बार के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो ये तो बिल्कुल अपोजिट चीजों के बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है मैंने 5, मतलब इस इवेंट में कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो 0 1/4 से कम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट डज नॉट होल्ड ट्रू इन जनरल। तो मैं आपको बता दूं कि एक ये जो रिजल्ट होता है पी ए यूनियन बी, ये एक्चुअल में होता है पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप वेन डायग्राम से भी पहले समझ लो कि एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होता है कि ये एक इवेंट ए है और ये एक इवेंट कोई बी है, लेट सपोज ए और बी, और ये अपना सैंपल स्पेस हम समझ सकते हैं, उसमें से ये दो इवेंट्स एक्चुअल में हैपन हो रहे हैं या अकर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ए यूनियन बी मतलब दोनों सर्किल्स पूरी तरीके से कवर हो जाएं, तो एक बार पहले सर्किल ए काउंट करेंगे, एक बार सर्किल बी काउंट करेंगे, और उसमें से ये बीच वाला पोर्शन दो बार काउंट हो गया तो इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है जो कि इन जनरल होल्ड करता है। बाकी अगर ए और बी डिसजॉइंट हो तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर केस में ये ऑप्शन नंबर डी वाला होल्ड करता है। इन जनरल तो ये होल्ड करता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था डज नॉट होल्ड ट्रू इन जनरल। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए फेयर डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम वन अकर्स एट द ऑड थ्रो इज। तो मान लेते हैं कि ई जो है वो प्रोबेबिलिटी है डाइस पे वन लाने की। तो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, वेयर आई कैन मेंशन हियर दैट वेयर ई क्या है वहां पे, इवेंट ऑफ गेटिंग वन, इवेंट ऑफ गेटिंग वन, ऑफ नॉट गेटिंग वन ऑन अ डाई इज लेट सपोज पी ई बार, वो हो जाएगा 5/6। अब फर्स्ट टाइम वन आना चाहिए थ्रो पे, तो इसका मतलब क्या, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग यहाँ पे लिखे फर्स्ट टाइम पे आ, या अगर फर्स्ट टाइम पे नहीं आया इसका मतलब ई बार वाला प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट बार में नहीं आया तो सेकंड बार में आया, लेकिन सेकंड बार वाले तो हमें अलाउड है नहीं, हम तो ऑड थ्रो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में दो बार क्या आ गया, पी ई बार, और तब जाके पी ऑफ ई आया। तो या तो फर्स्ट थ्रो पे आया, या तो आप देखो यहाँ पे थर्ड थ्रो पे आया, या फिर ऐसे ही वो फिफ्थ थ्रो पे आएगा, तब तक ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा पी ई बार। तो इसका मतलब यहाँ पे पी ई बार इस पे हम लोग पावर 4 कर सकते हैं, और फिर जाके पांचवी बार में पी ऑफ ई। तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो जरा अब अगर वैल्यूज लिखें तो ये है 1/6, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 5/6 का स्क्वायर और फिर 1/6, यहाँ पे हो जाएगा अगेन वो तो 5/6 का पावर 4 हो जाएगा ई बार बेसिकली, और फिर उसके साथ 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सम अब निकाले तो निकाले कैसे, अब ध्यान से देखो, पहला जो टर्म है वो है 1/6, ए इज 1/6, सो ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या है, 5/6 का स्क्वायर, तो 5/6 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, वो कॉमन रेशियो है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर 6 बचेगा और नीचे हो जाएगा 36 माइनस 25। तो ये आ गया अपने पास 6/11, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं बता दूं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वो इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया a/1 माइनस आर, इसीलिए फर्स्ट टर्म अपना a है 1/6, और जैसे ही सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे आपको मिल जाता है स्मॉल r। सो दैट्स हाउ वी हैव गॉट ऑप्शन बी। सो दैट्स ऑल। 35 क्वेश्चंस जो थे, 35 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के एमई बीटेक के रिस्पेक्ट से, वो हमने कंप्लीट कर डाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ।